तो होता ये कि जो कमज़ोर होता है वो हमेशा ताकतवर के साथ होता है। तो ताकतवर कौन है? जनता उसके साथ है। किसी से माओवादी ताकतवर हुआ करते थे उन इलाकों में, जन अदालत लगाया करते थे, उनके साथ हुआ करते थे। आज फोर्स मजबूत दिख रही है, तो फोर्स के साथ। जो नया यूथ है वो सल्वा जुडुम के एक जो पीड़ा थी उससे बाहर निकल चुका है। अब वो अपना भविष्य चाहता है और इस भविष्य ने उन्हें माओवादियों की बंदूकों से दूर कर दिया है। आज जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक नेक्सस बना करके जो है वो इस इलाके में लूटने में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार का अपना एक चरित्र है। सरकार नेता कम, अधिकारी ज़्यादा चलाते हैं। तो एक जो सिस्टम बन गया है वो सिस्टम, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी सिस्टम वही रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। इस वक्त हम जगदलपुर के बस्तर आर्ट कैफ़े में मौजूद हैं और यहाँ इस पूरे इलाके में आप लोगों को ख़बरों के ज़रिए पता चल रहा होगा कि अब काफ़ी लंबे समय से ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिनका ज़िक्र नेशनल लेवल पर हो रहा है। उन घटनाओं को करीब से समझने की कोशिश में हम लोग बस्तर पहुँचे हैं और इन घटनाओं को जो ज़मीन पर लगभग हर पहलू से कवर कर रहे हैं, उन लोगों के ज़रिए आज इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश होगी। हम बात कर रहे हैं माओवादियों के ख़िलाफ़ सुरक्षा बलों का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में। समाचारों के ज़रिए आपको ज़रूर पता चला होगा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने ये कहा था, ये ऐलान किया था कि जो तय समय सीमा है यानी कि मार्च 2026 तब तक छत्तीसगढ़ को और देश को माओवाद से मुक्ति मिल जाएगी, माओवादी हिंसा से मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बलों के अभियान में कोई कमी नहीं आएगी। इस पूरा जो अभियान चल रहा है, इसके जो अलग अलग पहलू हैं उसको आज समझने की कोशिश होगी और इसके लिए मेरे साथ 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार ज़मीन पर बरसों से माओवादी हिंसा, सुरक्षा बलों का अभियान, यहाँ की पूरी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उनका एक लंबा अनुभव है, तो उन्हीं के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है बस्तर में आज की तारीख़ में। इस सिलसिले में मनीष गुप्ता जी मेरे साथ हैं, पत्रिका के एडिटर हैं यहाँ पर जो बस्तर का एडिशन है। उसके अलावा वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ विकास तिवारी बैठे हुए हैं, बस्तर टॉकीज के वो संस्थापक संपादक हैं और लगातार दुर्गम इलाकों में अबूझ माड़ के वो पहुँचे रहते हैं। न सिर्फ माओवादी हिंसा के ख़िलाफ़ जो सुरक्षा बलों का अभियान है उसकी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बल्कि वहाँ आदिवासी कैसे जी रहा है, उनकी बाकी चुनौतियाँ क्या हैं, उस पर भी उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने बस्तर टॉकीज में ज़रूर देखी होंगी। उसके अलावा मेरे साथ हैं नरेश मिश्रा जी। नरेश मिश्रा जी आईबीसी के साथ जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है उनका भी। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ शामिल हुए। विकास, मनीष गुप्ता जी आपके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। आपका लंबा अनुभव है, फ़िलहाल जो चल रहा है, जो गृह मंत्री ने कहा है, ऐलान किया है कि 2026 मार्च महीने तक माओवाद का अंत हो जाएगा। इस ऐलान में या इस दावे में आपको इस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए जो हालात हैं उसके मद्देनज़र? देखिए, सरकार है, सरकार दावे करती है, अपने एजेंसियों के हवाले से
जो क्षेत्र का आकलन है उसके मुताबिक, और जिस तरीके से नक्सलवाद से पिछले 4 दशकों से फोर्स लड़ रही है जी। लेकिन गृह मंत्री का जो दावा है उस दावे के बाद नक्सल ऑपरेशन जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है, कई कोर इलाके नक्सलियों से सरकार ने छीने हैं जिन पर नक्सली कथित रूप से अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सलियों का जो पूरा इलाका है, जो लगभग अगर हम देखें तो उस इलाके का लगभग 75% हिस्सा आज जो है वो काफ़ी हद तक फ्री जोन में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नक्सली नहीं है, पर घटनाएं जो है वो काफ़ी कम हुई हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नक्सलवाद अभी सरकार की जो बाई फोर्स जो उसको नियंत्रित करने की दिशा में जो अभी प्रयास कर रही है, उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। मुझे लगता है कि 2026 का जो टारगेट उन्होंने सेट किया है कि 2026 में हम नक्सल हिंसा से देश को मुक्ति दिला देंगे, बस्तर को मुक्ति दिला देंगे, मुझे लगता है ये 100% ये टारगेट पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है इलाका नक्सल मुक्त हो जाएगा। हिंसा में काफ़ी कमी आई हुई भी है, और कहीं ना कहीं जो बस्तर की विशेषताएं हैं, बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में जहां कभी डेवलपमेंट नहीं होता था, जहां कभी लोग जाने में दहशत महसूस करते थे, या नक्सल इलाके में जो नैसर्गिक सुंदरता, जो खूबसूरती, जो पर्यटन केंद्र हैं, वो उन इलाकों में जो मौजूद थे वहाँ तक लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता था। कम से कम अब जो है सरकार ये कहने की स्थिति में आ जाएगी कि वो इलाके अब सामान्य रूप में लगभग तब्दील होंगे। हिंसा तो मुक्ति के बाद भी होगी, क्योंकि नक्सलियों का जो ट्रेंड है, ये जिस प्रकार का संगठन है और जो इनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी है, मुझे नहीं लगता कि हिंसा से इतनी जल्दी मुक्ति होगी। पर कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में पहल शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ चुकी है सरकार, और क्षेत्र में भी हम लोग भी काफ़ी हद तक महसूस कर रहे हैं कि अब शांति आ रही है। विकास भाई, आपकी रिपोर्टिंग हम लगातार देख रहे हैं, और आपकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि माओवादियों का हथियार कम हो रहा है, उन पर एक निश्चित दबाव बढ़ा है, वो बैकफुट पर नज़र आते हैं। लेकिन जो जिसे आप बस्तर का जंगल कह लीजिए, अबूझमाड़ कह लीजिए, दंडकारण्य कह लीजिए, वहाँ जो पब्लिक सपोर्ट था उनका, जो आम आदिवासी में उनका समर्थन था, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो भी टूट रहा है? क्या वो भी दरक रहा है? देखिए, हर जो सफल ऑपरेशन हो रहा जवानों के द्वारा किया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके समर्थन से ही हो रहा है। किसी समय में जब फोर्स नदी पार करती थी तो नदी पार करने से पहले ही उसकी सूचना माओवादियों तक पहुंच जाती थी। क्या वजह है कि अब फोर्स नदी पार करके उनके ठिकानों तक पहुंच जा रही है लेकिन सूचना नहीं पहुंच पा रही? इसका मतलब उनका सूचना तंत्र कमज़ोर हुआ है। जनता की सरकार है जो माओवादियों का कहना है, तो जनता उनके साथ कम। बीते दिनों जिस तरह से मैंने भी एक बड़े माओवादी नेता से मुलाकात की, मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत निश्चिंत बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता है। मैंने कहा जनता ही नहीं है आपके साथ में। सुकमा में एक मुठभेड़ हुई भंडार पदर में, उस दौरान भी ये सब ग्रामीणों के अनुभव हैं, मैंने पूछ कर लिए जो आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले सर यहाँ पे माओवादी आते थे, हम माओवादियों के साथ होते थे, चावल देते थे और लोग मारते थे। अब फोर्स आती है दिन में 2 बार 3 बार, तो हम फोर्स के साथ हैं। तो होता ये कि जो कमज़ोर होता है वो हमेशा ताकतवर के साथ होता है। तो ताकतवर कौन है? जनता उसके साथ है। किसी से माओवादी ताकतवर हुआ करते थे उन इलाकों में, जन अदालत लगाया करते थे, उनके साथ हुआ करते थे। आज फोर्स मजबूत दिख रही है तो फोर्स के साथ जी कमज़ोर हुआ है उनके। और आपने कई ऐसे इलाकों का भी दौरा किया जहां अब पुलिस कैंप स्थापित हो गए हैं, वहां फोर्स का एक स्थायी अड्डा बन गया है, तो क्या वहाँ ज़मीन पर कोई बदलाव आपको नज़र आता है विकास के नज़रिए से या लोगों के आत्मविश्वास के नज़रिए से? देखिए, अलग अलग इलाके हैं। एक तो मुख्य धारा की सड़क है
जिसके आसपास कैंप लगे हैं, तो वहाँ पे तो बदलाव नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में जो जनसंपर्क के माध्यम से जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वहाँ वैसी तस्वीर ज़मीन पर नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। मैं बोलूँगा तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा स्कैम नियत नीला नार ही होगा, जो उन इलाकों में किया जा रहा है जिन इलाकों में कैंप लगाकर आसपास के ग्रामीण इलाकों को और डेवलप करने की बात की जा रही है। भ्रष्टाचार वहाँ पर चरम पर है, हर बात पे चरम पर है भ्रष्टाचार। और रहा सवाल कॉन्फिडेंस का, लोगों के भाव और व्यवहार पर, तो हाल ही में मैंने हिड़मा के गांव पुअर्ती का दौरा किया 2 बार 3 बार लगातार। तो मैंने एक चीज़ देखा कि कैंप लगा हुआ है, कैंप के बगल फोर्स लगातार उस गांव में मूवमेंट कर रही है, 5G नेटवर्क है, सड़क पहुंच गया है, और लाइट तो नहीं, सोलर लाइटें हैं वहाँ पर, पीने के पानी की व्यवस्था है, सारी चीज़ें। उसके बावजूद ग्रामीणों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो माओवादियों के खिलाफ खड़े हो जाएं या माओवादियों के नाम पर कुछ बोलें, या वो फोर्स के दायरे में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने इत्तेफाकन एक ग्रामीण से बातचीत की, ऑन कैमरा बातचीत की, तो उसने बताया बहुत उत्साहित होकर, क्योंकि कैंप लग गया है हिड़मा के गांव में। उसने कहा कि वो हिड़मा के साथ बचपन में गाय चराता था और बचपन का दोस्त है। जब मैंने उस स्टोरी को पब्लिश किया तो कुछ दिन बाद जब मैं दोबारा पुअर्ती गया तो उसी ग्रामीण से मेरी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि पूरे गांव का कोई भी सदस्य मुझसे बात नहीं कर रहा था। जबकि पहली बार जब मैं गया तो सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे, दोबारा कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप मेरे वीडियो को तुरंत डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा डिलीट क्यों? तो उसने कहा कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। हालांकि उसने किसी पर्टिकुलर वो नहीं कहा कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। कौन नाराज़ हो रहा है? नहीं, गाँव वाले। तो बोला होने तो क्या करना है? तो बोले नहीं आप नहीं जानते हो। मतलब अब अभी भी दिक्कत है क्या? गांव के बगल कैंप लगा हुआ है। तो बोले भैया कैंप के बगल में आके गला रेत देते हैं, आपको क्या मालूम। और जब मैं तीसरी बार पुअर्ती गांव गया, जब पूरे दिन मैं उस गांव में घूम रहा था, तो एक अजीब सी नेगेटिविटी मुझे फील हो रही थी वहाँ पे लोगों से। और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ तो गाँव के पटेल की हत्या कर दी माओवादियों ने, सेम डे। पूरे दिन मैं वहीं था उस गाँव में। तो वो कहाँ हो रहा है? उसी गांव के ठीक जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, पूरे गांव को अपनी सुरक्षा में रखा गया है। हाल में अगर आपको याद हो 3 लोगों की हत्या की गई बीजापुर में, पेदा कोरमा के गांव में। पोंजेर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गांव। आप सोचिए कि सुबह से लेकर रात तक उस पूरे गांव को माओवादियों ने किडनैप करके रखा था। पूरे दिन उस गाँव के एक फ़ोन अपने पास जमा करा लिए गए थे। उस गाँव के एक भी शख्स को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पूरे गांव को किडनैप करके वहां जन अदालत लगा के 3 लोगों की हत्या की। तो जहां कैंप लग गए हैं उस इलाके में ज़रूरी नहीं है कि माहौल सबके मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा हो। जनसंपर्क के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वहां पे माहौल, तो तस्वीरें बदल गई हैं। कल ही एक वीडियो बहुत सभी चैनल में वायरल हो रहा था, मैं उसको देखकर सोच रहा था कि हिड़मा के गाँव पुअर्ती में जब एक बेटी की शादी हुई तो उसके विदाई में जवानों ने किस तरह से उनके साथ खुशियाँ बाँटी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं 3 बार जाके आया उस गांव में तो मुझे फीलिंग नहीं नजर आई। तो मुझे लगता है ये फोर्सेस का जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, तो इस तरह के जेस्चर फोर्सेस की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन पे अभी भी माओवादियों की दहशत कायम है आदिवासी इलाकों में। नरेश मिश्रा जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि जो पूरी सिचुएशन है अभी की, उसमें माओवादियों पे दबाव है, लेकिन जब उनके जनरल सेक्रेटरी की मौत हुई एनकाउंटर में, वो मारे गए, उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया और उसके बाद भी वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें पता है कि हम किस फोर्स के साथ लड़ रहे हैं, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत मजबूत है और लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये किसी तरह से सर्वाइवल टैक्टिक्स है माओवादियों की, या इतने बरसों में उन्होंने शायद कुछ ऐसा आधार बना लिया है जिसको ख़त्म करना बहुत, मतलब जल्दबाजी में वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसमें शायद लंबा समय लगेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया, जो घटनाक्रम हुआ, बस्तर के हालात बहुत तेज़ी से बदले। अगर आप आज से 10 साल पहले जाकर देखेंगे तो लोग ये मानते थे कि अबुझमाड़ का 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पुलिस का कुछ नहीं है सेटअप, वो नक्सलियों का एक मुक्त क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहाँ नक्सली इत्मीनान से घूम सकते हैं। और वो सच भी साबित हो रहा है निरंतर। जैसे बसवराज की भी वहाँ पर एनकाउंटर में मौत हुई, तो वो वहीं पर अपने आप को सेफ मान रहा था, वहाँ था।
तो जो सिक्योरिटी के उपाय किए जा रहे थे उनकी तरफ से, वो ये जोन उनके लिए मुफीद था। लेकिन पिछले कुछ साल में, खासतौर पे पिछले 5 सालों में एक बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि नक्सली ना तो बैठकें कर पा रहे हैं, इतनी घेराबंदी हुई है, ना तो उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, और वो एक योजना नहीं बना पा रहे हैं कि इस चीज़ से निपटने का तरीका क्या है। अगर आप सिलसिलेवार उनके प्रेस नोट भी देखें अगर, तो उसमें ये दुविधा दिखाई देती है। चाहे वो अचानक शांति वार्ता की बात करने लगते हैं, अचानक जिन नेताओं के वो पुतले जला रहे थे उन्हें आदरणीय कह के संबोधित कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पार्टी लाइन या उनका जो बिहेवियर है उसके अनुकूल दिखाई नहीं देता है। पुराना कभी ऐसा होता नहीं रहा है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जो, क्योंकि आर्म्स की तो हमेशा ही किल्लत रहती थी नक्सलियों के पास, वो खुद ही अपने वेपन डेवलप करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर बहुत नियंत्रण होता है संगठन में उनके। तो ये सारी चीज़, ये जो बदलाव हैं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और इससे एक बात समझ में आ रही है जो बहुत स्पष्ट है, और मुझे लगता है जिसकी वजह से सरकार, केंद्र सरकार की डेडलाइन पर लगभग भरोसा करने जैसी स्थितियाँ बन रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास ना तो पब्लिक का सपोर्ट बच गया है आज की तारीख में, और एक मैसेज ये चला गया है ओवरऑल कि आप कहीं भी रहें सुरक्षित नहीं है। तो जहाँ पुलिस अपने कैंप में, एसपीज अपने थानों की उनकी निगरानी करने में या वहाँ तक जा पाने में सेफ नहीं थे, मतलब अगर एक कैंप पे अटैक हो रहा है तो एसपी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। नेशनल हाईवे में घटनाक्रम हुआ झीरम का, वहाँ तक एसपी के लिए पहुँचना मुश्किल था। नेशनल हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट है सुकमा, वहाँ भी एक एसपी, इधर भी एक एसपी, एक एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, वो लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। पर आज हालात अलग है, आज ये रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया गेम। उनका जनरल सेक्रेटरी मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। और बस्तर को जानने वाले या नक्सलवाद को जानने वाले एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बस्तर का ट्राइबल है वो एकदम ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली चार्ज्ड है, जो माओविस्ट या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके लिए एकदम चार्ज नहीं है, क्योंकि वो अपने लैंड पे है, उसके पास अपने संसाधनों की सामान्यतः औसत उपस्थिति है, उसके पास कोई बहुत अलग इकोनॉमिक मॉडल नहीं है जिसकी वजह से उसके बैलेंस में वो कोई एक माइंडसेट डेवलप कर सके। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, उनके आइडिया से वो कभी भी उतना ज़्यादा चार्ज नहीं रहा। बेशक जो कुछ घटनाएं दशकों में होती रहीं उससे उन्होंने अलग अलग समझ विकसित की, और उसकी वजह से वो माओवादियों के साथ गए, फिर माओवादियों ने जो मुक्त जोन बनाया उसकी वजह से वो कट गए। पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो उनके नज़दीक के जो गाँव थे वहाँ डेवलपमेंट उन्होंने देखा, और उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे अंदर पहुँची, मोबाइल्स और ये सब के ज़रिए, तो उसने जो बस्तर का यूथ है उसका माइंडसेट बदला। जुडूम एक बड़ा कारण था, तो उसकी वजह से जो परिवर्तन आया तो ये बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि जैसे बसवराज की मौत के बाद जो भी वो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, अभी वो एक केवल डिफेंस कर रहे हैं क्योंकि उनका तो आंदोलन ही भूमिगत है। वो ये मानते हैं कि मृत्यु ही लड़कर या तो सामने वाला मरेगा या तो हम, जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि गन पावर पे बिलीव करते हैं वो जी। तो मुझे लगता है कि अब तो वो केवल ये बयान इसी तरह से दे पा रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली या उनके पूरे संगठन में अगर एक रूपता या खुद को संगठित बनाए रखने की स्थितियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं बिल्कुल। सिर्फ अब भी एक ही जगह बटालियन नंबर का जो 1 का क्षेत्र है बीजापुर का, अभी भी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वहीं दिखाई देती है। बाकी अगर आप देखें तो सेंट्रल कमेटी के लीडर्स, पोलित ब्यूरो के लीडर्स भी सेफ नहीं है। अच्छा मनीष जी, एक वक्त था जब माओवादियों से निपटने के लिए सलवा जुडूम की परिकल्पना हुई, एक फोर्स तैयार की गई, और आज की तारीख में जिसको गेम चेंजर माना जा रहा है डीआरजी, और डीआरजी के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो सरेंडर्ड माओवादी हैं। तो जो जब सलवा जुडूम बना था और आज जब डीआरजी फ्रंट पे लड़ रहा है माओवादियों से, दोनों एक जैसी सिचुएशन है या फ़र्क है? किस तरह से अगर तुलना करें तो क्या फ़र्क आप पाते हैं? देखिए, सलवा जुडूम जब शुरू हुआ तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सलवा जुडूम जो है इतना व्यापक प्रभाव जो है वो छोड़ जाएगा। लेकिन सलवा जुडूम को जिस तरीके से सरकार ने मदद किया और जो सलवा जुडूम में शामिल लोगों को सुरक्षा प्रदान की और कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि से भी उनको मजबूत किया गया, उसके चलते सलवा जुडूम काफ़ी हद तक प्रभावी दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से एसपीओ का जो एक कॉन्सेप्ट आया
और सोशल एक्टिविस्ट जो है नक्सलियों के खिलाफ सरकार की जो प्रायोजित इस आंदोलन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और बाद में सलवा जुडुम को अवैध कहा गया। एसपीओ उस समय, आज जो डीआरजी के लोग हैं उस समय एसपीओ हुआ करते थे, तब भी टैक्टिस यही थी। दरअसल उसके पीछे की सोच जो है, जो सलवा जुडुम के नेताओं से बात होती थी या जो उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका बहुत क्लियर कट मानना था, क्योंकि नक्सलवाद पूरे देश के 11-12 राज्यों में फैला हुआ था और नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो मॉडल था देश में वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही था, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो ग्रेहाउंड्स का जो मॉडल है वो वहाँ पर इसी तर्ज पर उन्होंने ग्रेहाउंड्स की स्थापना की, उनके लोगों को प्रशिक्षित किया और कहीं ना कहीं नक्सलियों के गुरिल्ला वॉरफेयर में दक्ष करके नक्सलियों को उन्हीं के पैतरे से हराने की कोशिश की और लगभग काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए, क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 दशक में देखें तो आंध्र और तेलंगाना में कोई बहुत बड़ी वारदातें नहीं हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो मॉडल सफल मॉडल था। तो सरकार और जो सलवा जुडुम के लोगों का ये मानना था कि एक जैसे कहावत है कि सिखाया हुआ आदमी दरबार नहीं जाता, आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से नक्सलियों ने जो प्रभाव यहाँ आदिवासी समाज पर डाला था, ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों को अपनी जो आइडियोलॉजी या अपने कार्यप्रणाली से जो उन्होंने अपने साथ मिला करके रख लिया था, उसकी तोड़ आदिवासी ही है। ये सरकार ने और जो सलवा जुडुम के जो संरक्षक वर्ग जो है वो उन लोगों ने महसूस किया और यही कारण है कि वो बार बार एसपीओ को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगातार प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद उनको सहायक आरक्षक के रूप में भर्ती किया गया। बाद में सरकार ने एक अलग बल बना करके डीआरजी के रूप में उनकी स्थापना की और उनको भरपूर ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है उनको फ्रीडम दिया कि ऑपरेशन के लिए, चूंकि इलाका आपका है और भूमिगत संगठन जिस प्रकार से नक्सली धोखा दे करके मारते हैं और उसमें जो लोग हैं वो अधिकांश लोग जो है वो नक्सलियों के साथ काम कर चुके हैं, नक्सलियों की रणनीति से वाकिफ हैं। तो इन सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई नक्सलियों को उन्हीं के पैतरे से ही हराया जा सकता है। इसीलिए इस जो डीआरजी को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करके, अधिकार संपन्न करके उन्होंने नक्सल ऑपरेशन में इसको लगाया। दरअसल बस्तर में जो नक्सलियों से लड़ने के लिए कई प्रकार की फोर्सें हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, लेकिन उनको लेकर के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी जो है बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि ये एसओपी वगैरह का जो ये लोग ज़्यादा पालन करते हैं और जिस तरीके से आज चूँकि अंदरूनी इलाकों में अप्रोच नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। जो एसओपी बनी है उसमें आप गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए और अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए। तो ये टाइम टेकन काम है। टाइम टेकन में अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है कि जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन जंगल में रह सके, जो उस इलाके में सरवाइव कर सके, जो उन इलाकों में नक्सलियों के पैतरे को भाप करके उल्टा जवाब दे सके। तो इसलिए इस फोर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा करके ऑपरेशन में लगाया गया और आज जो सफलता दिख रही है या कहीं ना कहीं बदलाव जो दिख रहा है उसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है डीआरजी का है। हालांकि बाकी फोर्स भी जो है वो भी लगी है, पर डीआरजी के योगदान को आप नज़रअंदाज तो आप ये मानते हैं कि डीआरजी गेम चेंजर है? बिल्कुल। तो विकास भाई, आप तो बहुत सारे सरेंडर्ड माओइस्ट से भी बात करते हैं, डीआरजी के लोगों से भी बात करते हैं, जो आदिवासी लड़के इस तरफ आ गए हैं, स्टेट की तरफ आ गए हैं या मेन स्ट्रीम कह लीजिए उस तरफ आ गए हैं। जब वो लड़ रहे हैं माओवादियों से तो वो, क्योंकि अब वो पुलिस में भर्ती हो गए हैं, उनको प्रमोशन मिलेगी, इनाम मिलेगा, एक सोशल सिक्योरिटी है, तनख्वाह है, इसलिए या वो ये मानते हैं, जेन्युइनली मानते हैं कि वो गलत रास्ते पे थे और उनको अपने बाकी आदिवासी भाई बहनों को या उन इलाकों को मुक्त कराना है माओवादियों से?
किसके बारे में पूछ रहे हैं? जो सरेंडर कर चुके हैं, जो डीआरजी में जो सरेंडर जी जी, क्योंकि डीआरजी में सरेंडर्ड भी हैं और जो डायरेक्ट भर्ती, हाँ डायरेक्ट भर्ती भी, मेरे ख्याल से 40% शायद डायरेक्ट भर्ती। हाँ, तो जो आप सरेंडर्ड के बारे में जी पूछ रहे हैं, तो देखिए हर माओवादी की अपनी कहानी है। हाँ, हर किसी की जरूरी नहीं है कि वो अगर उसने हथियार उठाया तो उसके पीछे विद्रोह ही कारण। जैसे हाल में बसवा राजू मरा तो उसके साथ में कुल 27 लोग मारे गए। जब हर परिवार जो अपने डेड बॉडी लेने आया अपने परिजन की, अपने परिवार के लोगों की, तो मैंने कोशिश की कि हर किसी से बात की जाए। अब देखिए हर किसी की अलग किस्से कहानी निकल के आई। एक लड़की थी अबूझमाड़ की, वो मारी गई जो बसव राजू के साथ में। पूरा देश उसके परिवार को है दृष्टि से देख रहा है जरूर, लेकिन उसकी कहानी ये थी कि उनके घर में 5 लोग थे और माओवादियों ने कहा कि घर से एक बच्चे को दो वरना पूरे गांव से आपको निकाल दिया जाएगा और खेत से भी बेदखल कर दिया जाएगा। जब कई बार उन्हें प्रताड़ित किया गया तो आखिरी में 4थे नंबर की जो लड़की थी उसने परिवार के लिए बलिदान किया। उसने कहा कि मैं चले जाती हूँ संगठन में, और संगठन में जाने के बाद आप लोग आराम से रहिएगा। वो 2 साल रही संगठन में और मुठभेड़ में मारी गई, 7 नंबर कंपनी में थी। तो उसकी अलग कहानी है। वो माओवादी थी लेकिन उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, मजबूरी में थी। इसी तरह से वेट्टी कन्नी एक माओवादी है जिसने अभी हाल में सरेंडर किया। उसका भाई, उसका मैंने इंटरव्यू किया जो डीआरजी में है। उसने बताया कि जब सलवा जुडूम शुरू हुआ तो सलवा जुडूम के लोगों ने सबसे पहले उनके गांव को जलाया तो वो लोग जंगल भाग गए। कुछ दिन के बाद वापस आए, फिर से गांव पास आया तो सलवा जुडूम ने फिर से गांव जला दिया। जब तीसरी बार गांव जलाया गया तब वो जब जंगल में भागे तो संगठन से मिल गया जाकर अपनी बहन के साथ। उसकी बहन पहले से माओवादी थी और जब वो संगठन में बहुत दिन तक था और अच्छे लेवल पर जब पहुंचा तो दूसरे लीडर के साथ उसकी नहीं जमी, और जब नहीं जमी तो उसे तकलीफ हुई और उसने सरेंडर किया। तो सरेंडर करके वापस फिर उसने डीआरजी ज्वाइन कर लिया। और एक समय तो ऐसा है कि भाई बहन दोनों आमने सामने हो गए थे मुठभेड़ में। तो उसके नक्सल बनने की अलग कहानी। कई लोग सोचते हैं कि बस्तर में माओ की किताब पढ़कर लोग अगर उसकी तरफ हुए, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हिड़मा ने माओ की किताब पढ़कर नहीं गन उठाया था, उसने पहले गन उठाया, बाद में माओ की किताब पढ़ी। तो हर माओवादियों की, माओवादी बनने की बस्तर के जो आदिवासी उनकी अलग किस्से हैं, अलग स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां। लेकिन जब वो, और वहाँ भी जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वो लोग वापस लौट के आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जो उन्हें बेहतर रास्ता मिल रहा है, जैसे उन्हें सबसे पहले नौकरी मिल रही है डीआरजी में, तो कई लोगों का ये भी कहना है, जैसे उसमें भी ग्रामीणों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत डीआरजी से ज़्यादा सरेंडर्ड माओवादियों से। अभी जब मैं गुंडेकोट गया था जहाँ बसवा राजू को मारा गया, तो वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई। किसने मारा? तो उन्होंने 3 माओवादियों का नाम लिया जो सरेंडर कर चुके हैं 7 नंबर कंपनी। उन्होंने ऑब्जेक्शन भी यही किया कि यही पहले आके चावल मांगते थे, अब सरेंडर करके यही मार रहे हैं कि तुम चावल देते थे। तो ये लोग जो है, मुझे लगता है कि जो माओवादी थे और सरेंडर करके अब यहाँ आ गए हैं, तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये जहाँ बेहतर भविष्य देख रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं। इनको ये नहीं है कि इन्हें अपने लोगों को माओवादियों से मुक्त कराना है। अगर इनको अपने लोगों से माओवादियों से मुक्त कराना होता, ये बात बुरी लगेगी उनको जो सुनेंगे, तो हकीकत ये होता है कि ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते कि उन्हें किस तरह से आसानी से लाया जा सके मुख्य धारा में, ना कि मारपीट करके। उनको भी पता है कि मारपीट से ये चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अच्छा नरेश जी, ये बताइए कि जो अभी विकास जी जो कह रहे थे कि जो सरेंडर करके आए हैं या जो माओवादियों के संगठन में शामिल हुए, उनके अलग अलग परिस्थितियां हैं, सब आइडियोलॉजी से या उस रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर पार्टी में नहीं गए हैं। लेकिन इधर से भी आदिवासी लड़ रहा है डीआरजी में, उधर से भी आदिवासी लड़ रहा है। और अभी खबरें आई कि पुलिस ने एक रसोइया को मार दिया, जिसके बारे में ये आपने बड़ी लंबी रिपोर्ट की कि जिसका कोई माओवादी ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता है। माओवादियों ने एक हफ्ते में 5 लोगों को मार दिया कि आप मुखबिर हैं। आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इस अभियान में क्या सबसे घाटे का सौदा उस आदिवासी के लिए ही है, या आपको लगता है कि कुछ कीमत चुका के लॉन्ग रन में उसको फ़ायदा होगा? नहीं, 100% घाटे का सौदा है। जो जीवन विकास के नए मॉडल लाने से पहले शांतिपूर्ण था, अपने संसाधनों के बीच था, जिससे उनका जीवन, परिवार, पृष्ठभूमि सब, मतलब समाज पूरा सब चल जा रहा था, वहाँ माओवादी पहुँच गए। उनने अपना, जैसे अलग अलग, जैसे बता भी रहे हैं रानू की, अलग अलग फैमिलीज़ की अलग अलग कहानियाँ हैं।
पर पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, इन्हीं कहानियों को ताना बाना को बुनकर उनको रेडिकलाइज करते हैं ना। अब मतलब उन तकलीफ़ों को जोड़ते हुए बताते हैं कि इससे मुक्ति और संघर्ष का मात्र एकमात्र है वो हम हैं। तो ये जो रेडिकलाइज हुआ क्षेत्र पूरा, उसने एक लंबे एक संघर्ष में झोंक दिया और आदिवासी समुदाय उसका प्रमुख चेहरा बना उस लड़ाई का। और इस वजह से सबसे ज़्यादा कीमत देर सवेर उसे चुकानी पड़ी, क्योंकि दो अलग अलग आइडिया हैं। एक डेमोक्रेसी का एक ऐसा आइडिया है जो सरकार है ये है, फिर न्यू डेमोक्रेसी के नाम से माओविस्ट के पास एक आइडिया है जो कि इधर भी बंदूक लेके तैयार है और इधर भी बंदूक लेके तैयार है। तो मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों को बहुत संवेदनशील तरीके से जो डील करना चाहिए था वो उस तरह से समय रहते नहीं किया गया। और इतने साल के अनुभव से एक थका हुआ पत्रकार का ये बयान होता है अक्सर कि ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए सरकारों से कि बहुत संवेदनशील होती। कहने को बताने को समय लगते हैं। मैं भी जब युवा था और पहले जोश से कर रहा था तो मुझे लग रहा था इतने संवेदनशील नहीं है ये लोग, इन्हें दिखता नहीं गाँव का गाँव मिजल्स से पीड़ित है, अगर इनका बच्चा होता तो क्या होता। इन आदिवासियों का कोई फिक्र नहीं करता। आपको आता है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि नहीं, सरकार का जो काम करने का तरीका है वो बहुत संवेदनशील नहीं है, क्रूर होता है। और वो सिस्टम अपने लोगों को भी, जनता के साथ भी उस एक खास आइडिया के दायरे में ही काम करता है स्लोली। फिर भी एक जो मोटिव होता है वो लोक कल्याणकारी तो होता ही है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं सिर्फ बुराई की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो मकसद है वो उद्देश्य तो ठीक ही रहता है, पर वो नीचे आने तक उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा कीमत इन्हीं को चुकानी पड़ रही है। और शुरुआत के दिनों में तो ये था कि जब जो लोग सरेंडर करते थे, जिस समय हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करते थे, तो उनको प्रेशर करके एसपीओज बनाया जा रहा होता था, दबाव होता था उनके ऊपर कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आ जाओ। अब खाने को क्या मिलेगा, गाँव तो जा नहीं सकते हो। मतलब इधर भी रेडिकलाइजेशन चल रहा था कि भाई आप घर जाओगे तो वो लोग मार देंगे, वो तो वेट करा रहे, इतने सब तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो दोबारा फंसे तो जेल जाओगे या तो मारे जाओगे। तो ये एक डर तो है ना। एक आदिवासी, एक आम आदमी के पास क्या विकल्प है? अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के, जगह छोड़कर, जल जंगल जमीन का क्षेत्र छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर वो जाए कहाँ? उसने तो दुनिया ही नहीं देखी, कहीं तो जिला मुख्यालय नहीं देखे होते। तो क्या करता वो? डीआरजी बन गया। अब डीआरजी बना तो कई लोगों से बात करो तो हम लोग पुलिस के साथ ही जाते थे इंटरव्यू करने। खूब देर बात करने के बाद धीरे से पूछते थे, तुम खुश हो यार? वहाँ भी तो गन चला रहे थे, यहाँ भी चला रहे हो? नहीं सर, नहीं करना चाहते बोलते थे, पर उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने उनको बाद में बहुत एग्रेसिव लीडर्स प्रमोशन के साथ देखा है। तो ये भी सच है, जिंदगी का सच है। चीजें नहीं देखी जा सकती हैं, बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। लेकिन मनीष जी, अभी इजराइल और ईरान के बीच सीज़ फायर हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि युद्ध की स्थिति है, लेकिन जिस तरह का संघर्ष चल रहा है और जिस तरह से माओवादियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, क्या आपको लगता है कि उसको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था सरकार को, या आपको लगता है कि ये प्लॉय था माओविस्ट का, पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं, अपने को संगठित करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, शांति को एक मौका दिया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, अगर नक्सलियों का देखेंगे तो पिछले 4-5 दशकों से जो नक्सलवाद है, एक बार सरकार के साथ वार्ता हुई है, वो आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई है, और जिसकी वजह से नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आमतौर पर एक स्ट्रेटेजी के तौर पर नक्सली बार बार जो है बातचीत की बात भी करते थे, और ये भी पिछला अनुभव जो है उनका वो भी ये बताता था, जैसे उनसे व्यक्तिगत बात करें तो वो इस बात से सहमत भी थे कि सरकार जो है हमारे और सरकार की आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है। हम जिन आइडियोलॉजी या जिन उद्देश्यों को लेकर के चल रहे हैं, सरकार वो मानने वाली नहीं है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि फोर्स हटाइए, आप ये कह रहे हैं कि मतलब फोर्सें ऑपरेशन न करें, आप ये कह रहे हैं कि उस इलाके में जो है हमको आने दिया जाए, तो ये चीज़ें सरकार नहीं वो करती है। आमतौर पर अगर एक सरकारी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जिस भी इंसर्जेंसी के इलाके में की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फोर्स ही डील करती है और फोर्स का ही चलता है। फोर्स अगर एक बार आगे बढ़ गई तो उसके पास पीछे हटने के लायक चांस जो है रहते नहीं हैं आमतौर पर। तो इसीलिए जब भी वार्ता या कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो फोर्स को स्वीकार्य नहीं होगा,
ऐसे मामलों में सरकारें आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फोर्स को ही डील करना है, और अगर फोर्स ही अगर इससे नाराज हो गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल में जो नक्सलियों ने जो वार्ता को लेकर के बार बार जो है उन्होंने अपनी राग अलापा है कि भाई हम वार्ता करना चाहिए, और जिस तरीके के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, ये हालात जो है वो इनको रोका जाए और बातचीत से हम दूर कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने आने के बाद जब 2003 में रमन सिंह की सरकार ने जब ये देखा कि ये सामाजिक आर्थिक की बजाय जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे ज़्यादा है, तो इन्होंने भी एक स्ट्रेटजी खेली कि भाई ठीक है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो वो लोग सामने आए जो हिंसा कर रहे हैं। अब नक्सलियों के पास ऐसी चीजें तो है नहीं। नक्सली मध्यस्थ चाहते थे कि भाई कोई ना कोई बीच का एक ऐसा कोर ग्रुप बन जाए जो हमारी बातें सरकार तक ले जाए, उनके बिहाफ में बात करे, क्योंकि 2003-4 में आंध्र प्रदेश में जो इनके कोर लीडर आ गए थे, एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। तो ये जो सरकार उनकी कमजोरी को समझ गई। बार बार सरकार के बयान अगर आप देखेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा की जो बात आती है, वो जो सोशल एक्टिविस्ट लोग जो बार बार वार्ता का प्रस्ताव लेकर के जाते थे, तो वो सीधे सीधे बोलते थे भाई तुम कौन, भाई अगर बात करना है तो हम नक्सलियों से बात करेंगे। और जब नक्सलियों ने इतने बड़े बड़े कांड किए, उस समय आप नहीं आए कि नक्सलियों को रोकने की भाई आप भाई इस प्रकार की हिंसा मत कीजिए, हत्या मत कीजिए, आप सामने आइए। तो कहीं ना कहीं सरकार एक अपर हैंड में आ गई थी। अपर हैंड में आने के बाद कोई भी सरकार इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहती, और इसीलिए इस सरकार ने भी एक बहुत क्लियर कट माइंडसेट बनाया था कि हम जो है इनसे वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बस्तर की जो सिचुएशन है, ओवरऑल बस्तर में अभी जैसे आपने कहा कि आदिवासी ही मारा जा रहा है, चाहे फोर्स मार रही है तो आदिवासी मर रहा है, नक्सली मार रहे हैं तो आदिवासी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा मतलब जो आदिवासियों का वर्ग, चाहे दबाव में हो या प्रभाव में हो या आइडियोलॉजी के तहत जो है वो उनके साथ मिला हो, वो आज उनके साथ है। तो मुझे लगता है सरकार की ओर से एक रणनीतिक चूक जरूर हुई है, वार्ता के प्रस्ताव को कंडीशनल करके कि भाई आदिवासी, देखिए सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं उनके बीच में फ्रैक्शन डाल करके आदिवासियों से बातचीत या आदिवासी नक्सली नेताओं से बातचीत करके सामने लाना चाहिए था। क्योंकि अभी सरकार ने एक योजना, जैसे नियत निलानार के बाद जो है एक जो नक्सल मुक्त गांव की जो इन्होंने एक योजना वो की है कि भाई गांव से नक्सलियों को मुक्त करो, 1 करोड़ के वहाँ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि आदिवासियों को बचाने की ज़रूरत है। आज की डेट पे आदिवासी मारा ना जाए, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार एक दांव चल सकती थी कि आदिवासी लीडरों को सामने अगर वो करती कि बेटी हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत हम यहाँ के आदिवासी लीडरों से करेंगे। नक्सलियों के वो लीडर जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनको समझाएंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका एक प्रभाव भी एक आता, और कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति भी स्पष्ट होती। बावजूद इसके आज सरकार अपर हैंड में है, और कहीं ना कहीं उस दिशा में एडवांटेज को लूज नहीं करना चाहिए। विकास भाई, आप लगातार इस घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इससे पहले भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, और जब भूपेश बघेल थे तो सिलगेर मूवमेंट हुआ था, तब से और अभी तक ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक आम सहमति बन चुकी है कि अब माओवाद को ख़त्म होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पहले की तुलना में अब माओवादी अकेला हो गया है, उसकी बात कहने वाला या शांति वार्ता के समर्थन में वो प्लॉट खो दिया है उन्होंने? मतलब उनके समर्थन में कोई नहीं। हाँ, कि उनको आप बेसिकली जैसे सलवा जुडुम के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए,
लेकिन आज उस तरह का शांति वार्ता को लेकर उस तरह का समर्थन नज़र नहीं आया कि साहब आदिवासी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो सच्चाई भी आपने खुद रिपोर्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद एक राजनीतिक आम सहमति है कि नहीं साहब ये ही इलाज है, और उसके लिए माओवादी शायद ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बार बार इस बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया, बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। देखिए, ये तो बहुत जांच का विषय है और बहुत समझने का विषय है कि क्या राजनीतिक जो आम सहमति है या नहीं। अगर राजनीतिक आम सहमति है, जो मैं बहुत छोटे से अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको, कि अगर राजनीतिक आम सहमति है तो तेलंगाना में आज भी मारे जाने वाले बड़े माओवादी नेताओं के अंतिम संस्कार उतने वृहद स्तर पर कैसे किए जाते हैं। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं। हाँ, लेकिन ये है वो सरकार जो ज़्यादा मजबूत है हमारे देश में, जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसकी ये मंशा जरूर है कि माओवाद को अब पूरी तरह से, अब उसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्योंकि 2014 में भी केंद्र और राज्य में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन 2023 के बाद जो सरकार आई है उसमें इच्छा शक्ति जरूर नज़र आ रही है कि माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना तो है। लेकिन इसमें सारे राजनीतिक दलों का आम सहमति है, मैं इस पर शायद मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा कहना। दूसरी चीज़ ये कि पहले जो सलवा जुड़ूम के खिलाफ आपने कहा तो वो एक्टिविस्ट गए हुए थे, लेकिन अब जो एक्टिविस्ट हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि वो किसके दम पे हैं, कहीं ना कहीं कानून और न्यायालय के दम पर हैं, और कुछ नहीं होगा तो आखिरी में न्यायालय के पास जाएंगे। लेकिन अब उनको ये भी पता है कि न्यायालय के पास भी फैसला वही आएगा जो सरकार चाहती है। अगर न्यायालय से उचित फैसला मिलता तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाकर बसवा राजू की डेड बॉडी वो अपने उनके परिजनों को दिलवा पाते, और क्योंकि इसके पहले भी सलवा जुड़ूम के खिलाफ न्यायालय में ही गए थे ना, वहीं से फैसला मिला था। तो जुडिशरी का भी अप्रोच उनको समझ में आ गया। अब सब ये इंतजार कर रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है दोनों तरफ से, जो एक्टिविस्ट हैं जो लगता है कि कानून के दायरे में रह के हर काम होना चाहिए, और जिन्हें ये सोचा जाता है कि ये कानून के दायरे में नहीं है, माओवादियों के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, माओवादियों के समर्थक हैं जो, तो वो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से जो आपने सबसे पहला सवाल किया था कि क्या 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा, तो मुझे लगा कि इस पर ये भी बोलना सही होगा, ठीक उसी तरह समाप्त होगा जैसे अब की बार 400 पार था। तो जैसे गांव में लोग शौच को बाहर जाते हैं लेकिन गांव ओडीएफ मुक्त होता है, ठीक उसी तरह से 31 मार्च को भी बस्तर नक्सल मुक्त होगा। नहीं, मुझे एक सवाल और आपसे पूछना है, और क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आपकी माओवादी नेताओं से भी मुलाकात हुई है, और जाहिर है आप इस इलाके में काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको सुरक्षा बल यानी कि डीआरजी से भी मिलना पड़ेगा, माओवादियों से भी मिलना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। क्या माओवादी संगठन के भीतर ये एहसास है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवेंचरिज्म दिखाया, बहुत ज़्यादा हथियार पे भरोसा किया? क्या उनको कहीं ये एहसास है कि अब उन्हें ओवरग्राउंड आके डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, या कोई उनको किसी तरह का कोई वो रिपेंट नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई उनको गलती का एहसास नहीं, वो मान ही नहीं रहे कि वो किसी गलत रास्ते पे हैं, शायद उनको ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत जगह पर जब आप उनसे बैठकर आमने सामने चर्चा करेंगे तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूज़ और बहुत सारी उनके अलग अलग धारणाएँ, कई मामलों पे उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ पे हमसे गलती हुई है। हालांकि ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कुछ तो, जैसे जीरम की घटना को तो जो छद्म नाम था रूपेश, उसने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि जीरम हमसे बड़ी गलती हुई है। रहा सवाल ये कि जब जब उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने पर अगर आप सवाल करेंगे तो वो सरकार की तमाम गलतियों को लाकर सामने रख देते हैं, और उनका ये सवाल हो जाता है कि क्या संविधान के दायरे में रहकर ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं, जिस पर हम भरोसा करके हम संविधान को माने या लोकतंत्र को माना जाए। और लोकतंत्र को अगर माना जाए तो फिर वो तमाम सारी गलतियों को जो सरकारें करती आ रही हैं और कर रही हैं, उनका हवाला देकर वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही हम बदलना चाहते हैं, और हम चाहते भी हैं कि हम लोकतंत्र के हिस्सा बने, लेकिन कब? जब ये सारी चीज़ें आप सुधारने का दावा करें तब। तो उनके अलग एक्सक्यूज़ हैं जी। और जो मौतें हो रही हैं आदिवासियों की, आखिर कब तक? कभी ऐसा नहीं क्या आपको किसी पॉइंट पर लगा कि माओवादियों को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं, और अब कोई थकान उनमें कोई नज़र आती है, या आपको लगता है कि नहीं साहब वो अभी भी
देखिए बहुत बहुत जल्दी रंग बदलता है उनका। मैंने इस बात को बहुत हालिया में बहुत अच्छे से महसूस किया। जब मैंने रुपेश से इंटरव्यू किया तो मैंने ही कहा कि अति उत्साह में, क्योंकि मैं बहुत कम अनुभवी हूँ, भैया लोग तो मेरे बहुत सीनियर, तो मैंने बहुत अति उत्साह में उनसे कहा कि कॉमरेड अगर बातचीत हो ही रही है तो आप कौन सा वेपन रखते हैं? उन्होंने कहा 47। तो मैंने कहा कि उसको आप रख दीजिए। तो उन्होंने कहा जब शांति वार्ता पे बात हो रही तो हथियार की क्या आवश्यकता है इस पे। और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्होंने बातचीत किया। उनका प्रेस नोट भैया ने बताया कि कैसे जिसका पुतला जलाते थे उनके लिए माननीय और आदरणीय जैसे सब। और जैसे ही बसवा राजू की मौत हुई तुरंत उन्होंने डीआरजी के गुंडे और अमित शाह और फिर इस तरह से वापस अपने उसमें आ गए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उनके व्यवहार को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। यहाँ तक कि आपके कुछ मैंने सरेंडर माओइस्ट के इंटरव्यूज सुने जी, और मुझे ऐसा लगा कि वो अपना पार्टी प्रोग्राम और उसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कह रहा है कि लोग उनके साथ हैं तो वो डर की वजह से हैं या पार्टी गलत है। नहीं, कहीं नहीं, स्वीकार नहीं कर रहा है वो। नरेश जी, मैं आपसे अभी जो यहाँ जो पूरा माहौल बना हुआ है उसमें एक तरफ माओवादी हैं, एक तरफ सरकार है, बीच में आदिवासी है। कुछ आदिवासी डीआरजी के तौर पे सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ माओवादी की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ मजबूरी में उनको खाना खिला रहे हैं, कुछ शायद आइडियोलॉजिकली भी उनके साथ हों, इतने लंबे समय से वो रह रहे हैं। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें जी, क्या सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जहां एक तरफ फोर्स हथियार के दम पे अभियान चला रही है वहीं आदिवासियों का भरोसा भी जीता जाए? क्योंकि फोर्स शायद ये काम नहीं कर पाएगी। फोर्स के कुछ जेस्चर हो सकते हैं, जैसा विकास भाई ने बताया जी। हिंदू अखबार में अभी कल या परसों एक खबर छपी थी जिसमें ये था कि माओवादियों में 1/3 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो मारी गई हैं। और उसमें जो पुलिस की तरफ से बयान आया है उनका ये कहना है कि साहब मजबूरी में, क्योंकि लड़के को नहीं गंवाना चाहता है आदिवासी परिवार, तो वो लड़की को दे देता है। मेरा जो अनुभव है आदिवासी भारत में इतने दिनों की रिपोर्टिंग का, किसी भी आंदोलन में महिलाएं हमेशा आदमियों से आगे रहती हैं और ज़्यादा। एकदम सही है, एकदम सही है। इस संदर्भ में मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस मामले में कम से कम फोर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है शायद वो सही नहीं है, या डेलिबरेटली किसी रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है जी। पर क्या आपको लगता है कि जो आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए काम सरकार को करना चाहिए इस अभियान के साथ साथ सुरक्षा बलों का जो अभियान चल रहा है, क्या वो हो रहा है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो सरकार को करना चाहिए, क्या वैसी कोई कोशिश आपको नज़र आती है? देखिए, मैं इसको राजनीतिक तरीके से ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि आप जब छत्तीसगढ़ बना तो आप देखिए, चाहे अजीत जोगी हों, रमन सिंह रहे हों, भूपेश बघेल हों या अभी जो सरकार है, सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बस्तर ही रहा। पॉलिटिकली भी रहा, और पॉलिटिकली इसलिए रहा कि बैकग्राउंड में नक्सल मूवमेंट, उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में था। बस्तर के सभी सीटों पर राजनीतिक तौर पर भी था। तो ये चैलेंज तो उनके सामने था ही था। तो इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग सीएम ने अपने अपने पार्टी लेवल से अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम किया। बहुत सारे विस्तार पर है। तो उसके लिए जो, क्योंकि नक्सल्स का एक इको इतना हैवी था, गन्स का, पावर का और प्रेशर का, पॉलिटिकल मूवमेंट का, कि वहाँ बिना आप कैंप्स के या बिना सेटअप के जा नहीं पा रहे थे। कभी आईडी हो जा रहा है तो कभी एक साथ मुर्कीनार जैसा कैंप अटैक हो गया, और रानी बोदली जैसा कैंप हो गया, और कोई सुरक्षित नहीं था। तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बस फोर्स डालो, फटाफट सबसे पहले स्टेबलाइज करो एरिया को, कि उसके बाद जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुछ कर सके, एक्टिविटी कर सके, पैसा पंप करो डीएमएफ, बीआरजीएफ स्कीम्स के जरिए। तो इन तरीक़ों से काम तो हुआ, पर मुझे लगता है कि 2014 तक ये दिखा कि छत्तीसगढ़ में सरकारों ने हाथ जो है वो लगातार आदिवासी युवाओं, पॉलिटिकल ग्राउंड वर्कर्स की तरफ निरंतर बढ़ाया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके लिए कई अलग अलग मूवमेंट्स हुए उसकी वजह से। और 2018 के बाद से तस्वीर काफ़ी तेज़ी से बदली, और जो एक सेंट्रलाइज आइडिया था गवर्नमेंट का कि आदिवासियों को अलग करो माओविस्ट से, वो काम करना शुरू हुआ। और अब ये हुआ है कोविड के बाद से स्पेशली, कि जो नया यूथ है वो सल्वा जुडुम के एक
जो Hangover। पीड़ा थी उससे बाहर निकल चुका है। अब वो अपना भविष्य चाहता है और इस भविष्य ने उन्हें माओवादियों की बंदूकों से दूर कर दिया है। वो उस आइडियोलॉजी और उस थकान भरी लंबी लड़ाई से दूर है। अब आप सोचिए कि एक वक्त ये था कि जिस वक्त सरकार ने, जैसे रमन सिंह की सबसे अच्छी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी सबसे अच्छी स्कीम बस्तर में चावल की थी, पीडीएस की। घोटाले होते थे पर फिर भी मतलब उन्होंने जो वो आइडिया लगाया, बहुत काम किया, नमक फ्री नमक और ये, पर आधा बस्तर माओविस्ट के प्रेशर से वो चावल लेने नहीं जा पाता था। दबाव था उनके मुक्त क्षेत्रों में कि आप राइस मत लीजिए। धीरे धीरे उनको भी ढीला होना पड़ा, ये दिखा, और ये इससे इंडिकेशन मिलने लगा था कि अगले कुछ सालों में बस्तर में बदलाव आएगा। ये इंडिकेशंस था, क्योंकि जिन स्कीम्स को आप होल्ड करके रखे थे कि नहीं हमें अपने फाइट करना है, सरकार से कोई भी हेल्प नहीं लेनी है, सिर्फ फाइनेंस या वो आप जो कैंप में देखते हैं ना एक्टिविटीज़, वो ही सिर्फ मेजर नहीं है, साथ में ये भी था। तो ये सारी चीज़ें बदलाव के इंडिकेशंस तो आ ही रहे थे। लेकिन एक चीज़ एक बस्तर के मामले में बहुत ख़राब है सरकारों की डीलिंग के तरीके में। जो आप देखिए कि जिस समय सरकार पूरी पावरफुल है, ताकतवर है, उसमें सुकमा जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की बात कर रही है सरकार, वहाँ का डीएफओ और पूरा जो वन प्रबंधन समितियों के मैनेजर्स हैं, वो 6-7 करोड़ रुपए बोनस का गबन कर लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब सोचिए आपकी सेंट्रल की निगरानी, मिनिस्टर्स के ऊपर हल्ला होता है कि मिनिस्टर्स भी कुछ भी दाएं बाएं इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधी नज़र केंद्र से है। और कौन सा जिले में कर रहा है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर, जिस जगह पर जो पूरे देश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो आप मॉनिटरिंग की क्या बात कर रहे हैं? बिना मॉनिटरिंग, बिना गांव के लोगों को पैसा दिए, नियत न ला रहे स्कीम से, उनकी में कोई हेल्प नहीं पहुंचने, उनको सीधे डिलीवरी नहीं मिलने से क्या होगा? कुछ बदलाव होगा क्या? क्या कॉन्फिडेंस डेवलप होगा क्या? एक दिन के नाच गाने से और 2 तश्तरी और 4 छाता पकड़ाने से हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। किस्मत अच्छी है सरकार की कि दौर बदल गया है बस्तर का, और जो यूथ है और जो नया ट्राइबल लीडरशिप है वो इस लंबी लड़ाई से थक चुका है और वो सोचता है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। विकास भाई, आप ने भी रिपोर्ट किया है आदिवासियों की जो हालत है अबूझमाड़ में, बस्तर के पूरे इलाके में, कि 35-35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है चावल के लिए, जो राशन का चावल है। 4-4 दिन चलना पड़ता है। अंकुर ने भी, मैं भी भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट की थी उस बारे में। कुपोषण भीषण है, आंगनवाड़ियाँ काम नहीं कर रही हैं, भयानक, जो जहाँ है भी वहाँ भी करप्शन है। तो जब आप इस तरफ देखते हैं, और फिर माओवादी है एक तरफ और एक तरफ सरकार है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताओ मुझे कि माओवादियों से तो हम क्या जवाबदेही उम्मीद करेंगे, लेकिन क्योंकि वो भी दावा करते हैं, तो दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या कोई संवेदनशीलता किसी स्तर पर आपको नज़र आती है? सचमुच में सरकार वहाँ पहुँच नहीं पा रही क्योंकि माओवादी हैं, इसलिए ये सब स्थिति है, कुपोषण है, बीमारियाँ हैं, या जो अभी नरेश जी कह रहे थे, क्या है जिम्मेदार? देखिए, जो हर सरकार है, चाहे जनताना सरकार हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, जनताना सरकार, हाँ, मतलब जो माओवादियों की सरकार, हाँ, वो तो जनताना सरकार है ना। सरकार, तो चाहे जनताना सरकार हो या लोकतांत्रिक सरकार, ये दोनों ही जो सबसे निचले लोग रहते हैं उनके लिए संवेदनशील नहीं होते, दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है। और यही वजह है कि ये जो कुपोषण और जो 35 किलो चावल के लिए 4 दिन पैदल चलना, सूखा चावल लेके छोटे छोटे बच्चों को कमर में बांध कर चलना, और वो सारी तस्वीरें देख के, तो कई दफ़े दोनों एक जिम्मेदार है बराबर। कई दफ़े माओवादियों की वजह से है और कई दफ़े सरकार की वजह से भी है। सरकार भी नहीं चाहती कि, जैसे किसी ने एक बार मुझसे राजस्थान में पूछा एक कार्यक्रम में कि कैसे खत्म होगा माओवाद, तो मैंने कहा चाहता कौन? हाँ, सही बात। तो बोले कोई नहीं चाहता, मतलब कोई भी नहीं चाहता, हाँ। एक आदमी चाहता है। बोले कौन? मतलब वो पहला सिपाही जो 47 लेके गश्त में सबसे पहले चलता है, क्योंकि पहली गोली उसी को लगती है, उसके बाद सब एम्बुश में लग जाता है मोर्चे पे। तो पहला सिपाही चाहता है कि खत्म हो जाए तो मैं अपने परिवार के साथ रोज जिंदा रहूं। उसको पता नहीं होता गश्त से लौटेगा कि नहीं, उसके अलावा कोई नहीं चाहता। और छत्तीसगढ़ के जो 7 जिले हैं, इसमें जो 7 कलेक्टर हैं, ये अपने में दम भरते होंगे कि ये कलेक्टर है, लेकिन मैंने कई कलेक्टरों को बताया कि आपके ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी गांव का सचिव होता है। नरेश भैया बताया कि 6 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता का खा गए,
6 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पूरे जिले का रकम है। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेकलगुड़म एक गांव है जहाँ पे 22 जवान शहीद हुए, तो वहाँ 3 हैंडपम्प रिपेयर करने के लिए 55 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और हैंडपम्प को किसी ने छुआ तक नहीं। अब आप सोचिए उस गांव का सचिव चाहेगा क्या कि माओवाद समाप्त हो जाए और उसको 10-20 हज़ार रुपये में हैंडपम्प बनाना पड़े। 55 लाख रुपये। बुरकापाल में एक हैंडपम्प खोदा जाता है, एक महीने में 5 लाख रुपए में, अगले महीने 1.5 लाख में रिपेयर कर दिया जाता है। सारे ये दस्तावेज हैं सरकार के पास, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई जवाबदेही कोई जवाबदेही नहीं। आप उन दस्तावेजों को रख भी देंगे। गमपुर एक गांव है जो बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे, मैं कई बार बोलता हूं कि ये पहाड़ियां इस धरती को 2 हिस्सों में बांटती हैं। एक तरफ घुप अंधेरा है और दूसरी तरफ चमचमाती दुनिया है। और इसी पहाड़ी की वजह से दोनों, लोहे की पहाड़ी के उस तरफ जो लोग हैं वो चमचमाती दुनिया के लोग हैं, और इसी पहाड़ी की वजह से ये पीछे जो गमपुर लोहा गांव के लोग हैं वो घुप अंधेरे में हैं। उस गांव की उस पंचायत में भी हर साल 15 लाख खर्च होते हैं और वहाँ सरकार के नाम की एक ईंट नहीं होती जिसको आप बता दें कि सरकार की है। और तो दोनों की इच्छा शक्ति है। मुझे तो लगता है सचिव ही क्यों, वहाँ के सरपंच भी है ना भाई, उनके क्या अनअवेयर हैं क्या? उनको पंचायत में इतने अधिकार मिल रखे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने साल से? माओविस्ट की आड़ में एक इकोसिस्टम चला रहे हैं, करप्शन का इकोसिस्टम है। आप, मैं तो कहता हूँ विधानसभा में जो क्वेश्चंस हैं नेताओं के इन क्षेत्रों के, उनको देखना चाहिए गौर से। पिछले 5-7 साल का एक नया जो ट्राइबल यूथ है उसको उठा करके देखना चाहिए कि इन्होंने 10 सालों में जो प्रश्न उठाए हैं उसका संदर्भ असल में ग्राउंड पे क्या है जी। ये अगर चेक करें तो उन्हें पता चले। और क्यों खाली सेक्रेटरी, गाँव का सरपंच क्या करते हैं? बहुत ही ज़रूरी सवाल मुझसे याद आ गया आपने जो कहा, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे गाड़ी में तो हमारे एक और पत्रकार साथी वो ये कह रहे थे कि नेता हों या अधिकारी हों, पत्रकार से वो तब तक नाराज़ नहीं होते जब तक वो शहर तक रहते हैं। शहर में जो रिपोर्ट करना आप कीजिए, गांव देहात में मत जाइए, वहाँ के करप्शन पे आप रिपोर्ट मत कीजिए। अगर वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो सरपंच से लेके, सेक्रेटरी से लेके, कलेक्टर से लेके मंत्री तक सब आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और ये वो सारे लोग हैं जो बस्तर में और अबूझमाड़ में शांति कायम करना चाहते हैं। तो एक पत्र, आप क्योंकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, आपसे मैं मनीष गुप्ता जी जानना चाहूँगा कि बस्तर जैसे इलाके में जो इतने सालों से कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है, हिंसा देख रहा है, उसमें एक पत्रकार के लिए रिपोर्ट करना कितना चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या होता है कि दिल्ली में अगर किसी पत्रकार के साथ कोई बेअदबी भी हो जाती है तो एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन देश के जो अलग अलग ज़िले हैं, ब्लॉक हैं, वहाँ जो रिपोर्टर काम करता है उसको जान का खतरा, उसकी जान चली जाती है और कुछ नहीं होता है। तो बस्तर के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कितना? देखिए, बस्तर में पत्रकारिता जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से आज आदिवासियों का जिक्र हो रहा है कि मारा आदिवासी जा रहा है, चाहे फोर्स मारे या नक्सली मारे, ऐसे ही पत्रकार जो है रिपोर्टिंग करता है। और यहाँ पर भी 3 पत्रकारों की बलि चढ़ चुकी है, जिसमें 2 को नक्सलियों ने मारा और एक इस सरकार की कोख से उपजे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। साईं रेड्डी, सबसे पहले उनकी हत्या हुई, बीजापुर जिले के बहुत अच्छे पत्रकार थे, बासागुड़ा इलाके के थे जो कि कोर इलाका था। उन्होंने कभी नक्सलियों के कारण विस्थापन देखा तो कभी पुलिस के कारण अपना गांव छोड़ना पड़ा, कभी बीजापुर तो कभी आंध्र प्रदेश जो है वहाँ गए, फिर वापस लौट करके आए तो आखिरी में नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे ही एक पत्रकार नेमीचंद जैन जो है वो तोंगपाल के पास, तोंगपाल के निवासी थे, लेदा गांव में जो है उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी और उसका भी सही कारण अब तक जो है वो सामने नहीं आ पाया है। तीसरे एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो इसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो सड़क बन रही थी, उस सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग करवाई और उस रिपोर्टिंग का खामियाजा उनको अपने प्राण दे करके गंवाने पड़े। आज भी उनके समर्थन में कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है।
सरकार से जिस प्रकार की न्याय की उम्मीद थी वो न्याय आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक नेक्सस बना करके जो है वो इस इलाके में लूटने में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार का अपना एक चरित्र है, सरकार नेता कम अधिकारी ज़्यादा चलाते हैं। तो एक जो सिस्टम बन गया है वो सिस्टम चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी सिस्टम वही रहता है। वही करप्शन, वही लूट, वही शोषण, वही कुपोषण, वही योजनाओं का जो ताना बाना जो इनके लिए भ्रष्टाचार का कारण बनता है। देखिए, पिछले दिनों अभी एक बात आई कि बस्तर और कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं, 7 में 2 जिले ऐसे हैं जो लगभग नक्सल मुक्त हैं, सिर्फ घोषित करना बाकी है। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उस गाइडलाइन को भी उन्होंने अमेंडमेंट करवाया उसमें, और उसको जो है पूर्ण नक्सल मुक्त ना घोषित करवा करके ग्रे इलाका घोषित करवाया, ताकि नक्सलवाद के नाम से जो राहत राशि आ रही है वो राहत राशि से इलाका वंचित ना रहे, भ्रष्टाचारी जो है वो कहीं ना दूर हो। तो ये जब अगर फोर्स और प्रशासन का ये काम है तो बाकी लोगों की आप कल्पना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इस जोन में पत्रकारिता सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पर सरकार नाराज होती है, कोर इलाके में रिपोर्टिंग करते हैं तो नक्सली नाराज होते हैं। आखिर किसको संतुष्ट किया जाए? क्या पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं? ये हाल बस्तर का है, और मुझे लगता है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जो है पत्रकारिता जो है वो काफ़ी और कठिन होगी। अभी भी कठिन दौर है, लेकिन कठिनतम दौर में हम फिर पहुंचेंगे, और सबसे ज़्यादा चुनौतियां पत्रकारों को है, क्योंकि उसको तो रिपोर्टिंग करना है भाई। बिल्कुल। विकास भाई, आप तो लगातार ज़मीन पर घूम रहे हैं अबूझमाड़ में। माओवादी ज़्यादा तंग करते हैं पत्रकार को कि पुलिस ज़्यादा तंग करती है? देखिए, मुझे तो दोनों ने अभी तक नहीं किया, मतलब जो एकदम सही बात बताऊं। हाँ, कि हालांकि कई लोग बोलते हैं टेक्निकली कि फ़ोन रिकॉर्ड्स होते होंगे, तो होते होंगे। हाँ, ठीक है। मैं तो कई बार जो विशेष सुरक्षा अधिकारी होते हैं उनसे बोलता हूँ कि भाई रिकॉर्ड मत क्या करो, पूछ लिया करो। मैं ऐसे ही बता दिया करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन पे भी ऐसा कोई बात नहीं करता जो आपके काम की हो। लेकिन मुझे आज तक हाँ, एक बार माओवादियों ने बैन जरूर किया है मुझे जंगल जाने पे। हाँ, जंगल जाने में नहीं, जंगल जाने पे मेरी रिपोर्टिंग पे मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें नागवार गुजरा, उन्होंने मुझे बैन किया था। हालांकि फिर भी मैं रिपोर्ट करता ही था, और फिर उनसे बातचीत में मसला हल हो गया था। परेशान कभी नहीं किया किसी माओवादी। और लेकिन क्या कभी पुलिस ये उम्मीद करती है आपसे कि आप कुछ जानकारी दीजिए हमें? नहीं, पुलिस ने आज तक कभी मुझसे पूछा नहीं। हाँ, एक पैरामिलिट्री के अधिकारी ने एक बार मुझसे ज़रूर पूछा था। जब मैंने अबूझमाड़ के बहुत अंदर एक रिपोर्ट किया था कि जंगल में भरमार लेकर चलने वाला हर आदिवासी माओवादी नहीं है, वो किसान भी है। तो उसने किसी एक पैरामिलिट्री के अधिकारी ने कॉल करके पूछा था कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी बताइए। तो मैं बताया, भाई मैं आपका मुखबिर नहीं हूँ, मैं आपकी इतना मेरे कम से कम डिग्निटी का ध्यान मैं नहीं कर सकता, मैं आपको सूचना नहीं दूंगा। जो रिपोर्ट से वो हैं, उसके अलावा मैं आपको कोई जानकारी, वो पब्लिक डोमेन में है जो हम लोग देखते हैं और करते हैं। ऐसे किसी ने आज तक परेशान नहीं किया। लेकिन मेरा भी एक अनुभव है, भैया लोग तो और पुराने समय से देखे हैं पत्रकारिता। ये लोग बहुत, साईं रेड्डी और निमिचंद जैन जी, जब मेरे तो पत्रकारिता में आने से पहले उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन मेरे अनुभव जो है धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता तो यूपी बिहार का पत्रकार करता है। मेरा आंखों देखा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कई बार मुझसे लोग बोलते हैं आप जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करते हो। मैं बोला नहीं, जान जोखिम में तो नहीं डाला हूँ, जा रहा हूँ। तो बोले मुझे खतरा किससे? बोले माओवादियों से। मैं बोला खाना तो वही खिलाते हैं। जब मैं बहुत कोर इलाके में जाता हूँ तो मेरे भोजन की व्यवस्था वही करते हैं। मैं ऑन कैमरा इस बात को बताता हूँ किसी को, उनके ही कहने पे हमारे भोजन की व्यवस्था होती है, रुकने की व्यवस्था होती है। कई दफ़े मतलब लगभग 80% यही होता है। और रहा सवाल आईडी बम का और स्पाइक्स का, तो वो तो ऐसा है कि इत्तेफाक है, आप घर से बाइक से निकलें, कोई कार वाला मार कर चला जाए आपको, तो उतना ही एक एक्सीडेंटल घटना है वो, जो आज तक मेरे साथ नहीं, किसी पत्रकार के साथ नहीं हुई है।
क्योंकि ग्रामीण ही उनको लेकर चलते हैं जो जानकार। यूपी बिहार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ ईंट भट्टे वाले के खिलाफ अगर आप 2 रिपोर्ट करेंगे तो 2 चेतावनी के बाद आपको बीच सड़क पे कट्टा टिका कर गोली मार दी जाएगी। मार दी गई है मेरे आँख के सामने सुल्तानपुर में, मैंने देखा है उस घटना को, इसलिए मैं मानता हूँ कि जान जोखिम में डाल कर वहाँ का पत्रकार काम करता है। मेरे ख्याल से पत्रकार शायद हर जगह ही खतरे में लेकिन रहता जो है। बदलता बस्तर की बात आपने की, तो बस्तर यही बदल रहा है कि पूरा देश सोचता है कि बस्तर का पत्रकार नक्सलियों के टारगेट में है, लेकिन मारता कौन है? ठेकेदार। ये बस्तर का बदलाव है, यहाँ नक्सली नहीं ठेकेदार हत्या कर रहे हैं पत्रकार। बस्तर में माओवादी और पुलिस से ज्यादा ठेकेदार मारता है। मारे नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब मुकेश उसी ने मारे। हाँ, मुकेश चंद्राकर की हत्या उदाहरण है बदलते बस्तर की, या बस्तर बदल रहा है। अब माओवादी नहीं मारेंगे, ठेकेदार मारेंगे। जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे इस चर्चा में शामिल होने के लिए समय निकाला। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें कोई कंक्लूजन निकालना, कोई एक बात कह देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं हैं, बहुत उलझी हुई हैं, बहुत पेचीदा हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और ये कोशिश ये थी कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं वो इस पूरे अभियान को या पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं और आदिवासियों के नज़रिए से इस समस्या को किस तरह से देखा जाना चाहिए। और अगर कोई कंक्लूजन निकल सकता है तो वो ये निकल सकता है कि जब सुरक्षा बल हथियार लेकर जंगल में जा रहे हैं माओवाद का सफाया करने, माओवादियों का सफाया करने, उस वक्त में आदिवासियों का जो कुपोषण है, उनके जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, जीविका के मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात भूख का जो मुद्दा है, उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। आदिवासी नौजवानों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें आदिवासी को ये आत्मविश्वास आए कि वो संविधान के दायरे में तरक्की कर सकता है, इस देश की तरक्की का हिस्सा बन सकता है। ये किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरी बातचीत से तीनों जो लोग ज़मीन पर बरसों से काम कर रहे हैं, ये बात भी स्पष्ट होती है कि भ्रष्टाचार आदिवासी इलाकों में बहुत बड़ी बीमारी है, जो आदिवासियों तक अनाज तक नहीं पहुंचने देता है, दवा तक नहीं पहुंचने देता है। तो जब आप हथियार लेकर जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको शायद काम करने की ज़रूरत है, तभी एक दूरगामी शांति स्थापित हो सकती है बस्तर के जंगलों में। अभी आपसे अनुमति ले रहे हैं, अगले कुछ दिन बस्तर में रहकर ज़मीन पर जाकर आदिवासियों से बात करने की कोशिश होगी और वो रिपोर्ट्स आपको हम लोग दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।